भी वीपी है, हम में भी वीपी है। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार विभाग का मीडिया संयोजक, आप सभी का कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं सभी अतिथियों का, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर कलन पलसानिया जी एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार झा जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य अधिकारियों सहित सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार झा जी से यह आग्रह करूंगा कि वह उद्घाटन उद्बोधन के लिए सभी को संबोधित करें। नमस्कार सभी को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्रणाम प्रणाम। आज के इस प्रणाम प्रणाम आज के इस वेबिनार में, जिसका विषय स्टूडेंट्स एक्टिविज्म एंड रोल ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन नेशन बिल्डिंग है, सबसे पहले मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर करण पलसानिया जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को ज्ञात हो कि डॉक्टर करण पलसानिया जी, नमस्कार, सभी को ज्ञात हो कि डॉक्टर पलसानिया जी नेशनल को कन्वेनर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उन सभी का। साथ ही 3 बार हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके मेंबर रह चुके हैं, एबीवीपी का। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और 2019 की जो लोकसभा चुनाव हुई है उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स के रूप में रहे हैं। आपने कई सारी यात्राएं श्रीलंका, बहरीन, ब्रिक्स, वियतनाम और कई जगहों पे यूथ डेलीगेट्स के रूप में पार्टिसिपेट किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिवार की तरफ से, अंडमान निकोबार विभाग की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंडमान निकोबार विभाग के प्रमुख डॉक्टर कंडीमुथु जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं। मैं उनका भी इस वेबिनार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सह संयोजक ज्ञानेश्वर राम जी भी स्वास्थ्य कारणों से शायद नहीं जुड़ सके हैं, थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, इस वजह से। हमारे बीच उपस्थित हैं रमेश प्रमाणिक जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंडमान निकोबार विभाग के। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही स्टेट सेक्रेटरी राजशेखर जी, जसवंत जी कन्वेनर, सिटी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, के वेंकटेशन जी, वेंकट कुमार सिंह जी और एसएफडी के प्रमुख अंडमान निकोबार विभाग के हमारे डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही नगर सेक्रेटरी पार्थ सारथी जी, मीडिया संयोजक सिद्धांत राय शर्मा जी, अतुल, सीमा और अन्य सारे जो हमारे युवा साथी हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे युवा मित्रों, आज के इस विषय का अगर हम विषय का अवलोकन करें तो स्टूडेंट एक्टिविज्म एंड रोल ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन नेशन बिल्डिंग, तो 2-3 पार्ट्स इसके बनते हैं। एक तो स्टूडेंट एक्टिविज्म फॉर व्हाट, नेशन बिल्डिंग, किसका रोल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का। और ये स्पष्ट है कि जब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल होगा तो डायरेक्टली वो स्टूडेंट्स का रोल होगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी संगठन, छात्र संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसका अगर हमसे कोई पूछे कि इसका संस्कार क्या है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संस्कार है राष्ट्र प्रेम। अगर हमें ये पूछे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्राथमिकता क्या है, तो हमारी प्राथमिकता है राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर कोई हमसे ये पूछे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो जिस संगठन का संस्कार राष्ट्र प्रेम हो, प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा हो और उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हो, उस संगठन के लिए 26 जुलाई 1999, जिसे हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। युवा साथियों से मैं की जानकारी के लिए, हालांकि हमारे बीच मुख्य वक्ता हैं और इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं, तो बहुत सारी बातें उन्हें रखनी है, वो अपनी बातें रखेंगे। मैं जस्ट 2-3 मिनट आपके सामने कुछ बातें रख के फिर आगे का कार्यक्रम सिद्धांत जी के हाथ में दूंगा। मुझे जो 2-3 बातें कहनी है वो ये कि अगर हम ये देखें कि कारगिल विजय दिवस, या अगर हम ये कहें कि ये जो 99 में युद्ध शुरू हुई, जो लगभग 2 महीने तक चली, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाने के लिए 1947 या उससे पहले पीछे भी हम जाएं तो भी वो कदाचित सही ही रहेगा। लेकिन अगर हम 47-48 से शुरू करें, पहला कश्मीर युद्ध जब शुरू हुआ, उस समय ये सियाचिन वहां से अलग किया गया। सियाचिन के बहुत बड़े पार्ट्स थे, उसको तोड़कर इसे अलग किया गया। ये अलग एक पार्ट्स हमारे हिस्से में आई, सियाचिन ग्लेशियर का। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, थोड़ा सा पार्ट जो अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है, तो वहां से ये शुरू हुई थी। और अगर इसकी और पृष्ठभूमि हम देखें तो हमें ये दिखता है कि 1971 में जब भारत ने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद शिमला अकॉर्ड हुई, और शिमला अकॉर्ड में हुई कि हम सैनिकों के साथ आमने सामने नहीं भिड़ेंगे, हमारी कोई भी समस्या होगी तो हम बातचीत के जरिए सुलझाएं। फिर उससे आगे बढ़े तो हमारे एक भारत के स्वतंत्र इतिहास में एक बड़े ही यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ कि भारत पाकिस्तान की जो ये बातें हैं, ये जो विवाद है, इसको सोल्व किया जाए। उससे कुछ पहले हम लोग एक 1998 में भारत भी परमाणु परीक्षण करता है और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है। भारत के परमाणु परीक्षण को, जिसे हम पोखरण 2 के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान इंटेंशनली तनाव बढ़ाने के लिए तभी से बहुत ही उत्सुक था, और एक ऐसा टाइम आया जब पाकिस्तान एक छद्म युद्ध के द्वारा भारत को परेशान करना चाहता था, और उसी साजिश के तहत ये युद्ध शुरू हुई। और जो ये युद्ध जो शुरू हुई, इसे अप्रत्यक्ष युद्ध थी। प्रत्यक्ष युद्ध में तो हम बराबर 4 बार उनको हरा चुके हैं, और अभी भी हम उन वैसे देशों को हराने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे ही हमें जानकारी मिली इस चीजों की, तो भारत ने भी अपनी पूरी दमखम के साथ इसका मुकाबला करना शुरू किया, और लगभग 2 महीने में, हालांकि हमारी भी बहुत सारी चीजों की नुकसान हुई, 527 लगभग सैनिक इसमें शहीद हुए, हमारे भी कई सारे मिग इसमें बर्बाद हुए। लेकिन जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र नाम से ये चोरी छुपे भारत पर हमला शुरू किया था, उसे हमने ऑपरेशन विजय के द्वारा जीत हासिल की वहां पर। तो मेरे युवा साथियों, देश की सुरक्षा के लिए ऐसे दिन को सेलिब्रेट करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर जहां पे ये लड़ाई चल रही थी, सियाचिन ग्लेशियर, वो युद्ध का मैदान दुनिया के अगर हम मैदानी भागों में देखें तो सबसे शीर्षस्थ यानी सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक है। जैसा कि टाइगर हिल की बात हम करें, ये लगभग श्रीनगर से 205 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि ये पाकिस्तान से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो श्रीनगर की तुलना में कम है। और सामान्यतया वहां का जो तापमान रहता है वो -48 डिग्री के आसपास रहता है।
ऐसे युद्ध के मैदान में हमारे वीर जांबाजों ने पाकिस्तान के उन छद्म युद्ध पे विजय प्राप्त की, और न सिर्फ विजय प्राप्त की, उसके बाद भारत ने जो भी प्रस्ताव रखे थे विश्व समुदाय के द्वारा दबाव देने के बाद पाकिस्तान को वो सारी चीजें उस समय माननी पड़ी थी। घुसपैठ 3 मई को शुरू हुई थी, ये युद्ध पर विजय 26 जुलाई को घोषित हुई, तो लगभग 2 महीने की ये युद्ध चली थी। इस तरह के दिन का जो सेलिब्रेशन का महत्व है, बातें तो बहुत सारी कहने की है, उतनी बातें चूंकि मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे, वो हम लोग आज उनको सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उनके बारे में युवाओं को जानकारी देने के लिए ऐसे दिन का सेलिब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपने युवा साथियों से ये भी शेयर करना चाहेंगे कि जो हमारे जांबाज योद्धा हैं वो भारत का शान हमेशा से, भारत के सिर को हमेशा से ऊंचा करते रहे हैं। एक हमारे जवानों ने एक स्टेटमेंट दी है कि उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह मौत से नहीं डरता है तो यकीनन वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा रेजिमेंट का फौजी है। तो ऐसी अदम्य और जो साहस है, निडरता है, वो भारतीय फौज के पास है, और इन पृष्ठभूमि में ये लड़ाई लड़ी गई, जीती गई, पाकिस्तान को हमने छक्के छुड़ाए। इसीलिए ऐसे दिन के बारे में युवा साथियों को जरूर ज्ञात होनी चाहिए, और यही उद्देश्य है आज के कार्यक्रम के आयोजन का। जो छात्र संगठन हैं उनको ऐसी बातों पे निश्चित रूप से हमारे युवा लोगों का ध्यान खासकर आकर्षित करना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आग्रह करूंगा सिद्धांत जी से कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से। धन्यवाद सर। स्टूडेंट एक्टिविज्म एंड ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन नेशन बिल्डिंग। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में इस विषय को क्यों चुना गया। तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सैनिकों ने कारगिल के जो अपना बलिदान दिया, और साथ ही कारगिल के समय में सैनिकों ने जो वहां पे पाकिस्तान को जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, उसके साथ ही उससे पहले हम उन सैनिकों को तो याद रखते हैं, पर अब हम कारगिल के उस एकमात्र हीरो जिसके वजह से सैनिकों को यह पता चला कि भारत में ऐसी घुसपैठ हुई है, ताशी ज्ञान जी। तो वहां पे जो कश्मीर में चरवाहे का कार्य करते थे, वो एक सिविलियन थे, वो एक कश्मीर के नागरिक थे। तो इस विषय को इसीलिए ही चुना गया क्योंकि कारगिल केवल सैनिकों के शौर्य का ही उदाहरण नहीं है। कारगिल एक सिविलियन के का क्या जो कर्तव्य है, देश के प्रति एक सिविलियन को कैसा सेवारत होना चाहिए, उसके लिए भी कारगिल हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो छात्रों को केंद्र बिंदु में रखते हुए स्टूडेंट एक्टिविज्म एंड रोल ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन नेशन, इस विषय पर आज सेमिनार करते हैं। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर करण पलसानिया जी का लघु परिचय देते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर करण पलसानिया जी, आपने बीए की डिग्री प्राप्त की है रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपने जेएनयू न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने एमए की डिग्री प्राप्त की है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट इन एमफिल किया है। पीएचडी भी आपने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त की है। और आपके शैक्षणिक उपलब्धियों से हटकर आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स का दायित्व भी संभाला है। दक्षिण भारत संयोजक भी आप रह चुके हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य 3 बार रह चुके हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। आपने
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। आप चुनाव प्रबंधन टीम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के रूप में भी आपने कार्य किया है। युवा प्रतिनिधि के रूप में आपने बहरीन और ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में भाग लिया है। प्रतिनिधि के रूप में आप श्रीलंका एवं वियतनाम में आपका योगदान है और आपने डॉक्टरेट का टाइटल प्राप्त किया है वुमेन भक्ति सेंट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात के विषय में। अब मैं आपको वेबिनार में अपना वक्तव्य रखने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की इकाई को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके अध्यक्ष श्री संतोष झा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हर एक उस कार्यकर्ता को और खासकर मेरे मित्र वेंकट जी, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आज का दिन है वो बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है और मैं अपने वीर शहीदों को नमन करता हूं, आशीष झुकाता हूं उनकी वीरता और उनके शौर्य में, जो उन्होंने अतुल्य जीवन का जो बलिदान राष्ट्र की रक्षा के लिए किया, वो सर्वस्व न्योछावर करके जिन्होंने राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उन सभी युवा तरुणाई को, चाहे कैप्टन विजन हो, चाहे कैप्टन बत्रा हो या और असंख्य जो सैनिक हों जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया, उन सभी को मैं नमन करता हूं। जैसा कि अभी परिचय में कराया जा रहा था, बताया जा रहा था कि सिद्धांत ने बताया कि किस तरीके से स्टूडेंट एक्टिविज्म और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है राष्ट्र निर्माण में। इसको लेके मेरे को एक व्याख्यान देना है, तो मैं 2 दिन से मैंने इस चीज पे विचार किया कि ऐसा क्या चीज बोलूं जिसको लेके वाकई एक दिशा और दशा है, जिसको लेके एक यूथ जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनको एक लगे कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस संघर्ष को मैंने जिया है उस संघर्ष का उद्धरण करने में कोई कठिनाई ऐसी होगी नहीं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इन विभिन्न दायित्वों का पालन करते हुए एक जो सेल्फ ग्रूमिंग हुई है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो रहे हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, इन इंस्टीट्यूशंस में सीखने को बहुत मिला है और सीखने का भी एक अपना एक माहौल होता है। 2007 की बात है, मैं जब दिल्ली में आया तो पहला मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो मुझे लगा कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो योगदान है वो केवल मात्र कुछ सोशल चेंज को लेके या कोई सोशल स्टिग्मा है उसको लेके या एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करने को लेकर ही पूरा इस तरीके का एक अभियान चलाते हैं सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उस चीज को लेके मेरी एक धारणा बनी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो महत्व स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिकल समस्याएं हैं उनका निवारण करना है या फिर एक सामाजिक परिवर्तन का माहौल पैदा करना है या एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है समाज में। लेकिन जब मैं समय के साथ और कई व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन किया मैंने, और इसमें एक महत्वपूर्ण इंटरेक्शन, जब मैं समय में पीछे जाता हूं तो जब अपनी स्मृति पटल पे जो मेरे थोड़ी बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं उनको जब याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि एक प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने मेरी सोच को आकार देने का कार्य किया वो थे चैतन्य योगी जी।
उनसे मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के संगठन मंत्री थे, तो मेरा उनसे स्वाभाविक रूप से वार्तालाप होती थी, रहती थी, चर्चा होती थी। और एक अपने जो बाल्यकाल, एक कहते हैं ना, एक युवा तरुणाई में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो मेरे भी मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो अनुभव है मेरे से ज्यादा है, आपके अनुभवों के अनुसार मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या छात्र संगठनों का केवल मात्र योगदान समाज में कुछ जो स्टूडेंट के विषय हैं उनको लेकर ही चिंतन करना है, या फिर इससे इतर भी होना चाहिए। उन्होंने बोला, जो देश में आज सैनिक पूरी सीमा पे प्रहरी करते हैं, वही कार्य देश के युवा तरुणाई विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठ के करना होता है। और वो कैसे करना होता है? हम स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की चिंता नहीं करेंगे, राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से अच्छी हो सके, राष्ट्र में महिलाओं का उत्थान कैसे हो सके, महिलाओं की प्रगति कैसे हो सके, जो सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी में उसको दूर कैसे किया जा सके, जातिवाद का जो बीज है उसको खत्म करने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो सबके दिमाग में आता है, किस तरीके से एक स्किल ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो स्कीम्स है उनमें छात्रों को इन्वॉल्व किया जा सके और उनको भविष्य उन्मुखी बनाया जा सके। इन सब जब ये सारे विषय आते हैं तो ये भारत माता की संकल्पना को साकार करते हैं। वो भारत माता, जिस भारत माता के लिए देश का जवान सीमा पे खड़ा होके उसकी रक्षा में लगा हुआ है, वही कार्य हर छात्र को और छात्र संगठन को अपने विश्वविद्यालय में रह के वो देश के लिए करना है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको उन्होंने मेरे को बताया। मेरी समझ का दायरे का विस्तार हुआ, और जब ये समझ का दायरा दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य जो लोग थे उनसे जब मेरी चर्चा हुई, स्वाभाविक रूप से मेरी मार्क्सवादियों से भी चर्चा होती थी, कुछ बहुत माओवादी टाइप के लोग थे उनसे भी चर्चा होती थी, और भी बहुत सारे लोग होते थे जिनसे चर्चा होती थी। और अच्छा विषय ये था जो मुझे उस समय शिक्षा मिली, चाहे वो चैतन्य योगी जी हो या फिर संकल्प एक संस्थान है दिल्ली में जो आईएएस की तैयारी कराता है, उसमें नीरव जी मेरे मित्र थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। जब उनसे चर्चा हुई तो उस समय एक वैमनस्य नहीं था एक दूसरे की विचारधारा के लोगों में बात करने को लेके, और सब में अपने अपने विचारों को एक्सचेंज करने की ग्राह्यता थी। और उस ग्राह्यता की वजह से वो एक स्पेस मिलता था दो आइडियोलॉजीज में एक कंपैरिजन करने का। हम लेफ्ट के लोगों के भी संपर्क में थे, राइट के लोगों के भी संपर्क में थे, और एक बचपने का सा माहौल था। एक लड़का जो सामान्य ग्रामीण परिवेश से आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में, जिसको 3-4 महीने इंग्लिश में जब लेक्चर होते हैं वो भी उसके सर के ऊपर से जाते हैं और वो उन चीजों को समझ नहीं पाता है, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से एक विचार क्रांति उसके मन में चलती रहती है। वो विचार क्रांति मेरे भी मन में चल रही थी, और जाहिर सी बात है वो विचार क्रांति छात्र संगठनों के और उसके योगदान को लेके, क्योंकि वो इमीडिएट हमारे से जुड़े हुए थे और हमारे को कोई भी आवश्यकता होती थी तो हम हमारे हर एक जो सीनियर है उनसे संपर्क करते थे, या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसके प्रमुखों से हम बात करते थे। तो एक स्वाभाविक सी एक अपने अंतर्मन में इस तरह का एक मनन चलता रहता था कि भाई इनका एक ये तय होना चाहिए कि इनकी भूमिका क्या है, और उस भूमिका को समझने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक घटना हुई। एक घटना क्या हुई, एक हरियाणा से कोई स्टूडेंट आता है बहुत ही विपन्न परिवार से, और उस विपन्न परिवार से आने वाले उस बच्चे को कुछ 96% मार्क्स आते हैं उस टाइम में,
और उसको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हिंदू कॉलेज की फीस है 5,000 रुपए। ये मैं मेरे जीवन के कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूँ, इससे एक आपकी समझ डेवलप होगी चीजों की, जो मेरी भी डेवलप हुई है। तो उसको 5,000 रुपए की जरूरत है। तो ये जब 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं कुछ लेफ्ट के लोगों के भी पास गया, कुछ राइट के लोगों के भी पास गया। तो मैंने एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को बोला कि भाई साहब, ऐसे ऐसे एक अच्छी पृष्ठभूमि नहीं है उसकी, आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं है बच्चे की, और उसको योगदान की आवश्यकता है, किसी प्रकार से हम उसको योगदान कर सके, उसकी फीस जमा करा सके, उसको एडमिशन हो जाएगा, उसका भविष्य संवर जाएगा, वो आगे पढ़ाई करेगा, बाकी आदमी आगे एडमिशन होने के बाद में कुछ रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने बिना किसी सवाल किए एकदम से अपनी जेब से निकाल के 6,000 रुपए मेरे हाथ में थमा दिए, इस विश्वास के साथ कि इसके मन में एक जेन्युइन तरीके से किसी की हेल्प करने का संकल्प है, और उस संकल्प को, वो संकल्प केवल मात्र मेरा संकल्प नहीं है, वो संकल्प एक परिवार का संकल्प है, वो संकल्प एक परिवार को आगे बढ़ाने का संकल्प है, वो एक परिवार के सपनों के निर्माण का एक संकल्प है, और उससे ज्यादा जरूरी वो भारत के निर्माण का एक संकल्प है। भारत के निर्माण का संकल्प, क्योंकि हर व्यक्ति इस तरीके से जो एक कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, और जो योग्य व्यक्ति है उसको अपने तरीके से उसको पढ़ने के लिए एक जगह मिल पाएगी, तो वो समाज में कुछ अच्छा कर पाएगा, और जब समाज में अच्छा करेगा तो वो राष्ट्र निर्माण अपने आप होगा। इसलिए वो एक उदाहरण है जिससे मुझे एक डिफरेंशिएट करने में एक बहुत आसानी हुई कि लेफ्ट का और राइट का किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान देश निर्माण में है, और स्वाभाविक सी है मेरी एक कॉन्शियसनेस भी डेवलप हुई। जब जेएनयू में गया, तो जेएनयू में जो भी डिबेट होती थी, एक कल्चर होता था, और जेएनयू खैर आज के तारीख में बहुत डिबेटेबल इशू है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको एक सत्ता का अखाड़ा बना दिया है। कुछ छात्र संगठन समझते हैं कि जेएनयू को बदनाम करके हम देश भर में अपने छात्र संगठनों का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएनयू एक ऐसा संस्थान, पवित्र संस्थान है, जिसको कुल मिला के वहां पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं, कई लोग आईएएस बनते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा ऐसे कार्यों में अपना उन्होंने योगदान दिया है, और ऐसे जो व्यक्ति हैं जरूरतमंद, चाहे शोध के माध्यम से हो, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट हो, या अन्य जो प्रकल्प हैं विद्यार्थी परिषद के चलते हैं, उसके माध्यम से ऐसे लोगों की हमेशा सेवा की है। तो वहां पर मुझे एक स्वाभाविक रूप से जो वैक्यूम जो चल रहा था मेरी जिंदगी में, आइडियोलॉजी और छात्र संगठनों के लेके, वो और भी ज्यादा बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है कि एक लेफ्ट को और राइट को करीब से देखने की जरूरत पड़ती है, और जब लेफ्ट और राइट को बहुत नजदीक से देखते हैं तो पता पड़ता है कि भाई विद्यार्थी परिषद एक मात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्र की और विद्यार्थी की और पूरे भारत की चिंता करता है। उसको उसके मन मस्तिष्क पटल में, विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क पटल में भारत का नक्शा केवल भारत का नक्शा नहीं है। That is a metaphysical concept which lives in the memory of 130 crore Indians, and each and every Indian rejoices that memory in each and every moment. So that's why these 130 crore Indians, उनको जो जोड़ने की जो भावना है, राजस्थान में बैठ के कोई व्यक्ति आज ये सोचे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और जब उस कश्मीर पे किसी तरह की आंच आती है, चाहे कारगिल में आई हो या और कभी, तो केवल मात्र राजस्थान का हर व्यक्ति उससे अटैच फील करके उसके मन में पीड़ा नहीं हो रही है। हर देश के हर नागरिक में, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे पौंडीचेरी में हो, चाहे आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटका में, केरल में, देश के हर प्रांत में और किसी भी आयु सीमा में
चाहे वो चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हर किसी में एक कॉन्शियसनेस है जिसमें वो कश्मीर को अपने भारत का अभिन्न अंग महसूस करता है, अपना परिवार मानता है। और उस परिवार की अपनत्वता तब और साबित होती है जब ऐसी परिस्थिति कश्मीर में जब कारगिल हो रहा है, उस समय पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है, देश के साथ, देश के नक्शे के साथ, और हर उस जवान के साथ जो सीमा पर अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की एक भूमिका बनती है। और अन्य कुछ जो छात्र संगठन है वो राष्ट्रवाद को क्रिटिसाइज करते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में एक मिथिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट करके रहते हैं। तो उन ऐसे लोगों का चरित्र भी कहीं ना कहीं एक मुखरित होता है और समझ में आता है कि किस तरीके से ऐसे संगठन केवल मात्र एक सस्ती लोकप्रियता पर अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद को क्रिटिसाइज करके स्थापित करना चाहें या और किसी से। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने और हर कार्यकर्ता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन उस समय पूरे देश भर में जवानों के साथ खड़े होने का चलाया, और ये बहुत बड़ी एक विजय थी उस समय पूरे देश भर में, हर युवा के लिए और हर नागरिक के लिए। इसी बीच अन्य और परिस्थितियों में जैसे और डिस्कशन होता रहता है इधर उधर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक ऐसी जगह थी जहां पर जिस कार्य क्षेत्र में मैंने जेएनयू में भी काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हमने एक मॉडल डेवलप किया जिसमें हमने ये तय किया कि राष्ट्र का हर नागरिक हमारे भाई बहन है, और बेशक आइडियोलॉजीज अलग हो सकती है, लेकिन हर का एक अपना विजन होना चाहिए राष्ट्र को लेके, राष्ट्र के निर्माण को लेके। और हम कोई भी आइडियोलॉजी के आधार पे कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। हम आइडियोलॉजिकल आधार पे एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन हम व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं पाल सकते किसी के प्रति। और इसी तरीके से हमने हर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तक रीच की, हर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तक हम पहुंचे, हमने बातचीत की, लेकिन उस समय भी एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया अन्य संगठनों के द्वारा। और जब ये अन्य संगठनों के द्वारा जब मैं बात कर रहा हूं, चाहे उसमें मैं बात करता हूं कि भाई क्योंकि बहुत सारे संगठन है जो अपनी तरफ से, चाहे आइसा है, चाहे एसएफआई है, चाहे इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फिर केरला स्टूडेंट यूनियन है, या फिर छात्र भारती है, या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, या पिंजरा तोड़ है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि समय के साथ में डेवलप हुए हैं और अपना अपना एजेंडा है सभी का। लेकिन जब मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, किसी के भी एजेंडे में राष्ट्र प्रमुखता से नहीं है। और जब ये राष्ट्र प्रमुखता से नहीं है तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम इन संगठनों को एक सवाल के दायरे में लेके आए और सवाल पूछे कि इनके एजेंडे में राष्ट्र की प्रमुखता क्यों नहीं है। राष्ट्र की प्रमुखता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जो हम आइडेंटिटीज लेके आज भारतीयता की आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं, वो आइडेंटिटी कहां पे रहेगी। तो इस तरीके का जो एक पूरा वातावरण चला है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक तरीके से डिस्टिंग्विश और अच्छे से करने का मौका मिला। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और अन्य तमाम तरीके के स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट्स ने वाकई ही जिस तरीके से जातीय विभेद पैदा करने का कार्य किया है समाज में, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण राष्ट्र निर्माण का नहीं माना जा सकता है। जाहिर सी बात है, उनके अपने एजेंडे हैं, अपने विचार हैं, वो अपनी तरीके से चीजें करना चाहते हैं। लेकिन जब हम जातीयता को प्रमुखता पे रखेंगे, जब हम धार्मिकता को प्रमुखता पे रखेंगे, जब हम अनादर क्षेत्रीयता को प्रमुखता पे रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अदर जो चीजों में हम
अपना एक ध्यान लगा सकते हैं, जैसे रिसर्च एंड इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किस तरीके के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें आज की जो युवा तरुणाई है वो अपना स्पेशलाइजेशन करके आगे बढ़ सकती है। उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ जा रहे हैं। तो क्या हम एक इनोवेटिवनेस से हमें आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हमें कुल मिला के हमारी ये डिवाइडेड पॉलिसी है जो छात्र संगठनों की, उस तरीके से उसी में फंस के रह जाना है और राष्ट्र की जो प्रगति हो सकती है उसको पीछे खींच के लेके आना है? ये सारे सवाल हैं जो हम सबको एक युवा होने के नाते, छात्र होने के नाते हर किसी छात्र संगठन से पूछने चाहिए। छात्र संगठनों का काम होता है स्टूडेंट, विद्यार्थियों के हितों के लिए संघर्ष करना, उनको अच्छे रिसर्च की सुविधा दिलाना, अच्छी लाइब्रेरी दिलाना, सस्ती शिक्षा सुलभ करवाना, राष्ट्र में कोई चेतना का विषय चल रहा है तो उसके लिए उसके लिए पूरी तरीके से चर्चाएं करना, भारत की इकोनॉमी यदि किसी फ्रेजाइल स्टेट में है तो उस इकोनॉमी को लेके चर्चा करना, सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना किस तरीके से अच्छा बन सके उसके लिए चर्चा करना, भारत की विदेश व्यवस्था और कैसे बेहतर हो सके, क्या हम गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या, उसके लिए चर्चा करना, और भी इस तरीके की 50 चीजें हैं जिसको लेके मुझे लगता है कि हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए, विषय सामने लेके आने चाहिए। अच्छा रिसर्च फंड मिलना चाहिए, उसको लेके चर्चा। क्या यूनिवर्सिटीज में जितने टीचर्स की कमी चल रही है उसको लेके हम लोग अपना विषय रख सकते हैं, या और भी बहुत सारे विषय है जिसको लेके हम सार्थक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सार्थक चर्चा का विषय राष्ट्र की उन्नति किस तरीके से होना चाहिए ये हो सकती है, क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं हम तो राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं, जब हम अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्वालिटी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे विषय हैं जिसको लेके हम बात कर सकते हैं। हर विश्वविद्यालय में यदि हम एक मुहिम चलाते हैं कि हमारे जितने शहीद हैं उनके लिए वॉल ऑफ मार्टियर्स बनाई जाए, तो वो एक अच्छी पहल है जो कि हमारे छात्रों में एक प्रेरणा देगी, और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं उसमें उनमें राष्ट्रवाद के भाव को जगाएगी। इसलिए इस तरीके का हम यदि कोई महती भूमिका में कोई चीज कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, तो वो राष्ट्र के उत्थान का प्रयास है, राष्ट्र निर्माण का प्रयास है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एबीवीपी इस तरीके के कार्यों में संलग्न है और निरंतर आप इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हम अन्य देश में भी कार्य कर रहे हैं। एक जो प्रमुखता से बात है जो मैं कहना चाहता हूं, आज आखिरकार विद्यार्थी परिषद पूरे देश का एक अखिल भारतीय पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? वो पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी है, आज भारत के नक्शे पे जहां कहीं भी आप अंगुली रखोगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद का एक संगठन मिलेगा। ये विद्यार्थी परिषद का संगठन इसीलिए मिलता है क्योंकि हम एक डिवाइडेड पॉलिसी पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम किसी प्रकार से अपने राष्ट्र को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम एक हमारा सिंपल एजेंडा है, students powers and nation's power, empower the students, nation will empower directly। so the student empowerment हमारा विषय है। और हम विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो किसी सरकार से सरोकार नहीं रखता है, एक अपना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर मध्य प्रदेश में ऑल्दो हम लोगों पे बहुत सारे आरोप लगते हैं कि हम बीजेपी के लिए काम करते हैं, और कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि लोग पता नहीं कहां से रिसर्च करके लेके आते हैं। एबीवीपी आरएसएस का एक पेरेंटल और स्टूडेंट बॉडी है जिसका निर्माण 1948 में हुआ और 9 जुलाई 1949 को इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और बाकी बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना जीवन उत्सर्ग किया है इसके निर्माण में और इसको दिशा दी है। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं उनके दिमाग में रहना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई संगठन नहीं है। और जब जब समय समय पर हम लोगों को, जैसे मध्य प्रदेश में एक संघर्ष करना पड़ा छात्र हितों के लिए, तो हमने वहां पर आवाज उठाई,
बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमें, और जहां जहां पर चाहे अब एक हमारी वैचारिक सामंजस्य वाली सरकार रही, वहां पे भी हमने मुखरित रूप से, यदि कोई पॉलिसी है जो उसके खिलाफ है, स्टूडेंट्स के खिलाफ है या राष्ट्र के हित में नहीं है, तो हमने बहुत मुखरित रूप से उसका विरोध किया है, सड़कों पे उतरे, आंदोलन किया है। और ये आंदोलन ही विद्यार्थी परिषद को एक तरीके से एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें आज 40 लाख लोगों का यदि ये संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो ये इसी वजह से बन पाया है क्योंकि अन्य संगठनों की तरह ये अपनी विद्यार्थी परिषद अपने आप को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक संगठनों को समर्पित नहीं है। हमारा कोई आका नहीं है। यदि कोई यूनिट, अंडमान की यूनिट कोई निर्णय कर लेती है और यूनिट का एक निर्णय है, तो वो यूनिट का निर्णय पूरे देश भर में मान्य होगा और पूरे देश भर में उसको बैक किया जाएगा उस निर्णय को। तो ये एक यूनिक है, एक ये यूनिक एक्सपीरियंस है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, आईसा है या एसआईओ है या अन्य संगठन है, उनके पास एक डायरेक्टिव आते हैं, उनके आका कहीं बैठे हैं, वो अपने अपने तरफ से वो एक डायरेक्टिव देते हैं। तो इस तरीके का जो डायरेक्टिव दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सोची समझी एक रणनीति के तहत चलता है। वहां पर स्टूडेंट के अधिकार के लिए कोई विषय नहीं होता है और उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती है, एक डेमोक्रेटिक फीलिंग वहां पे नहीं आ पाती। तो जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्पेशली लेके उद्घाटित करूंगा कि आखिरकार राष्ट्र निर्माण कैसे हो और उसकी संकल्पना कैसे हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से रिसर्च में हमें एक तरीके से अपने आयाम डेवलप करना चाहिए, जिसके लिए हमने शोध को डेवलप किया है। इसके अलावा एक फार्मा से रिलेटेड एक चीज है, तो फार्मा विजन हमने डेवलप किया है। देश में खेती से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं और आजकल क्या है कि खेती के प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं एक नकारात्मक दृष्टि है लोगों की। जो एक नकारात्मकता दृष्टि है उसको लेके विद्यार्थी परिषद की देश भर में पहल चली है कि अन्नदाता को कहीं भी नकारात्मक रूप से नहीं माना जाना चाहिए। और भूमिपुत्र हैं तो भूमिपुत्र हैं और उनको यदि नकारात्मकता के रूप में माना जाएगा तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इसलिए एग्रीविजन का 2015 में हमने एग्रीविजन चालू किया है। मेडिविजन, मेडिकल में एक क्या है कि एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए डॉक्टर्स में। और इस तरीके से एक आज के टाइम में एक बहुत बड़ी भूमिका ये चल रही है कि डॉक्टर्स अपना पैसे कमाने में बहुत ज्यादा कुछ लोग पैसे कमाने की तरफ ज्यादा मुखरित हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद की ये पूरे देश भर में पहल है कि एक तरीके से जो भी डॉक्टर्स हैं उनमें सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। और ये एम्पैथी की फीलिंग के साथ वो समाज का जो बहुत नीचे का तबका है उस तबके को भी एक तरीके से सस्ती और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मुहैया हो सके, उसके लिए एक मुहिम चलाई है पूरे देश भर में मेडिविजन के रूप में। जिज्ञासा आयुर्वेद की प्रणाली को बहुत समय तक, लंबे समय तक हम लोगों में देश भर में ये माना गया है कि आयुर्वेद अच्छी चीज नहीं है और कहीं ना कहीं नकारात्मकता पैदा की गई है। जबकि आयुर्वेदिक फील्ड में हमारे पुरखों ने जितना एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट किया और इतनी जड़ी बूटियों से जो एक तरीके से औषधियां बनाई, उन औषधियों का आज भी बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। विद्यार्थी परिषद ने जिज्ञासा के माध्यम से ये प्रकल्प शुरू किया है और पूरे देश भर में एक मुहिम चलाई है कि आयुर्वेद के महत्व को जाना जाए, उस पर एक पर्टिकुलर रिसर्च किया जाए
और इस पर्टिकुलर रिसर्च के साथ हम लोग कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करें पूरे समाज में। और सॉरी 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 हाँ सॉरी, तो पूरे समाज में एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करें और इस कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम जो भी जड़ी बूटियां हैं और जिनका उपयोग हो सकता है उनके महत्व को लोगों को बताएं, और इससे किसानों को भी फायदा होगा और जो इस तरह की खेती करेंगे इससे हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी यूथ को इसमें इंगेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेके हम लोगों ने एक नया प्रकल्प शुरू किया है। 1985 में एक बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू किया गया, ओसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ। इसके माध्यम से क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूरे अन्य देशों से भारत में शिक्षा प्राप्ति के लिए आते रहते हैं, तो विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि क्यों ना ये जो लोग बाहर से इंडिया में आ रहे हैं छात्र, उनमें अपने कल्चर को लेके कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाए, और इस कॉन्शियसनेस के माध्यम से जो भी एक कल्चरल डायलॉग हो सकता है उस कल्चरल डायलॉग के अनुसार दो कल्चर्स के एक्सेंट्स की हम बात कर सकें, एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें और एक ग्राह्यता हो सके एक दूसरे की संस्कृति के प्रति, एक दूसरे के विचारों के प्रति। इसलिए ओसी का हमने 1985 में ओसी की शुरुआत की थिंक इंडिया की 2007 में शुरुआत की गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि पूरे देश भर में जितने भी रिसर्चर हैं, चाहे अच्छे यूथ हैं जो अच्छा रिसर्च कर सकते हैं या फिर अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं, इस यूथ का एक पूल बनाया जाए ताकि एक दूसरे से डिस्कशन और डायलॉग के माध्यम से एक व्यक्ति का आइडिया दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ अच्छे आइडिया इमर्ज हो सकते हैं। ऐसी प्रेरणा से 2007 में थिंक इंडिया की शुरुआत की गई है। तो ये बहुत सारे आयाम हैं, सी लेक इसमें आयाम है। बहुत समय तक नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से अभिन्न भारत का कल्चरल रूप से हिस्सा नहीं माना जाता था। जब अभिन्न भारत का कल्चरल रूप से यदि हिस्सा नहीं माना जाता था तो उसके लिए एक मुहिम चलाई विद्यार्थी परिषद में, और उस मुहिम से कहीं ना कहीं ये स्थापित करने की और लोगों के मानस में ये बताने की कोशिश की गई कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न अंग है, ये किसी भी तरीके से अलग भारत नहीं है। और जब नॉर्थ ईस्ट के बहनें और भाई जब पूरे मेनलैंड इंडिया में आते हैं तो उनको जो जो नाम से बुलाया जाता है और डेरोगेटरी टर्म में उस तरीके से नहीं बुलाया जाए, उनके कल्चर का सम्मान किया जाए, वो अपना ही कल्चर है। तो इस विषय को ध्यान में रख के एक कल्चरल एक्शन शुरू किया गया दोनों तरफ। तो अन्य प्रदेशों से लोग नॉर्थ ईस्ट जाएंगे 6 महीने के लिए, नॉर्थ ईस्ट से साउथ इंडिया में या फिर मेनलैंड इंडिया में आएंगे और वहां पे परिवारों के साथ रहेंगे। इस भावना से कहीं ना कहीं ये एक मुहिम चली। इस मुहिम को देखने के बाद और उससे जुड़ने के बाद में मेरे जैसा कार्यकर्ता उसको ये लगता है कि वाकई भारत के निर्माण का एक ये प्रमुख रूप से एक विजन हो सकता है जिसको लेके विद्यार्थी परिषद चल रहा है, और एक विभाजनकारी नीति से हम ऊपर आके एक तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म की भूमिका में देश भर में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका का विजन विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश भर में दिया गया है। इसका मैसेज हर जगह है और अन्य छात्र संगठनों को भी इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनसे सीखना चाहिए और युवाओं को जुड़ना चाहिए। और एक तरीके से आपको यदि कुछ लगता है कि कुछ चीजें हैं जिस पे डिस्कशन हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, तो डिस्कशन और डायलॉग एक वो माध्यम है जो विद्यार्थी परिषद को हमेशा एक तरीके से अच्छे संगठनों में शुमार करता है। इसी
इन्हीं वर्डों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हमारे वीर योद्धाओं को नमन करता हूँ। और नाउ आई ओपन द open for the questions. So if anyone has a question, please ask. नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है वो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है तब नेशन और बिल्डिंग में प्रॉपर मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि स्टूडेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं है फिर भी वो एक्टिविज्म में जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि बहुत नुकसान भी होता है। तो आप क्या इस पे प्रकाश डालोगे सर कि थोड़ा सा कि मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अगर आप स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविज्म करते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे कि संगठन में शक्ति है, और जब 5 मुट्ठी मिल जाती है तो एक पंच बनता है, जो आजकल इंडिया का विक्ट्री पंच भी चल रहा है। जाहिर सी बात है, एक संगठन में जुड़ने के बाद में व्यक्ति की एनर्जी और उसका एक जो विजन है उसको एक दिशा मिलती है। और कहीं ना कहीं जिन छात्रों की और जिन व्यक्तियों की एनर्जी नहीं, मतलब उन वो किसी संगठन से नहीं जुड़ते हैं, तो पॉसिबिलिटी है वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाए उनकी एनर्जी। अब कुल मिला के यदि ये जो आपने विषय रखा कि क्या वाकई जुड़ना आवश्यक है, जुड़ेंगे तो उसकी कार्य क्षमता में विस्तार होगा। क्या पता वो संगठन से जुड़ के आगे राजनीतिक क्षेत्र की महत्वता को समझते हुए आगे आए तो देश को एक अच्छा राजनेता मिल जाए जो कि लोगों की समस्याओं को धरातल पे जी के आया है, या फिर एक अच्छा राजनीतिज्ञ मिल जाए जो धरातल की समस्याओं को समझ के आया है, एक संगठन के चरित्र को समझता है। लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये भी कंपल्सन नहीं है कि हर व्यक्ति जो अकेले तरीके से एक्टिविज्म कर रहा है वो कहीं से मत भ्रमित ही होता है। ऐसा भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अकेले अकेले चलते हुए भी कुछ लोगों के लिए अच्छा किया है और अच्छा एक्टिविज्म स्थापित किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को प्रेरित किया है। तो दोनों तरह की संभावनाएं होती है, लेकिन संगठन का एक अपना महत्व होता है और अपने फायदे होते हैं। वो एक अपनी आइडियोलॉजिकल उसका विस्तार हो सकता है, उस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। जी कोई और? सीमा जी आप? सर 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 हाँ जी। सर आपने जैसे बोला सर बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ना कुछ आइडियोलॉजी बहुत चेंज हो जाता है। तो अभी स्टूडेंट्स को बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, उनकी मन भ्रति कर दी जाती है कि और उसके बाद में स्टूडेंट भटक जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक्टिविज्म के नाम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्हें पट से मतलब पथ से भटकाने का काम या राष्ट्र विरोधी काम भी करवाते। तो क्या आप मतलब अभी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ ऐसे मतलब बातें आप बता सकते हैं जिससे कि जो स्टूडेंट ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हो तो उनको थोड़ा समझ आए कि सही ऑर्गेनाइजेशन को चुन के वहां जुड़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर जिसमें कि कोई कोई जगह राष्ट्र निर्माण की बात नहीं दिखाई सिखाई जाती है, बहुत गलत गलत बातें भी सिखाई जाती है। जी जी। देखिए, बहुत सारे, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया, बहुत सारे संगठन हैं, उनका एक ही काम होता है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया जा सके। एक विजन के साथ निर्माण का कार्य ना, सृजन का कार्य बहुत आसान नहीं होता है। आजकल पूरे देश भर में चला है कि सस्ती लोकप्रियता जिस किसी को भी अ, मिल जाए, वो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए बहुत आतुर है। लेकिन जो मेहनत वाली लोकप्रियता है वो बहुत समय से और बहुत जतन करने के बाद ही मिल पाती है। तो आजकल के युवाओं को भी ये समझना चाहिए, छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि यदि आपको कोई व्यक्ति अपने संगठन में लेके जा रहा है और वो संगठन कहीं तरीके से डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहा है, और आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक छोटा
फेम गेन करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके केवल मात्र आपके करियर के साथ ही आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं एक राष्ट्र का भी नुकसान कर रहे हैं, समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन सीमा जी मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज होती है जो उसको बहुत अच्छे से देखने पर ये चीज बताती है कि किस तरीके से क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे जो उदाहरण हैं, हम जो उदाहरण पेश करते हैं संगठन में रहते हुए, मैं जितने फेलो कार्यकर्ता हैं जो संगठनों में, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि एक सिंपैथी और एम्पैथी वाला भाव हमेशा रहना चाहिए, एक संवाद की प्रक्रिया हमेशा होती रहनी चाहिए। और हमारे ऐसे जो भाई बंधु हैं वो इस तरीके से यदि मत भ्रमित होते हैं तो उनसे संवाद डायलॉग करना चाहिए। तो ये एक क्लियर तरीके से चीजें हो सकती है जिसके थ्रू हम इस तरह की एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट थिंग इज दैट the internal consciousness, what internal consciousness suggests me, each and everyone will do what it suggests. Seema जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। और किसी को सर अगर एक और कुछ प्रश्न क्वेश्चन पूछना हो? और किसी को पूछने दीजिए ना सीमा जी। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप और किसी के सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट। मैं एक छोटी सी घटना और बताऊंगा। राष्ट्र की चेतना और राष्ट्र के लिए किस तरीके से काम करने की प्रेरणा विद्यार्थी परिषद में आती है। एक मेरे बहुत परिचित हैं जिन्होंने 13-14 साल फुल टाइमर के रूप में कार्य किया, श्रीकांत रेमनी जी। और जब उन्होंने कार्य किया तो उन्होंने 2 समाजों को और 2 राज्यों को जोड़ने का काम किया। एक तो श्री कृष्ण भगवान थे जो रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए मणिपुर चले गए, और उसी तरीके से उन्होंने तेलंगाना की एक जो डिफरेंट संस्कृति थी, उस संस्कृति से, उसके डिफरेंट जातीय बंधनों से आते हुए उन्होंने एक मणिपुर की लड़की से शादी करके 2 कल्चर को साथ लेकर आने की एक परंपरा स्थापित की। और वो परंपरा जो है वो केवल मात्र इस प्रकार के संगठनों में ही डेवलप हो सकती है जिसमें राष्ट्र के लिए एक चिंतन की भावना हो और इस चिंतन के बाद में राष्ट्र की कोई चिंता करता हो। इसी वजह से वो हो सकता है, ये प्रेरणा तभी आ सकती है। धन्यवाद सर। आपने विषय को बड़े सरल रूप में और राष्ट्रीय एकात्मता और राष्ट्रीय चिंतन के विषय को बहुत ही सरल ढंग से रखा है। अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे एबीवीपी के सिटी सेक्रेटरी श्री यू पार्थसारथी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। मैं यू पार्थसारथी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोर्ट ब्लेयर नगर का सेक्रेटरी और साथ ही एनईसी का सदस्य। सबसे पहले आज आप सबको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज के इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार विभाग द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया। जो टॉपिक था वो है स्टूडेंट एक्टिविज्म एंड रोल ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन नेशन बिल्डिंग। और इस वेबिनार में हमारे बीच मुख्य वक्ता के तौर पे
उपस्थित रहे डॉक्टर करण पलसानिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, कि आपने इस वेबिनार में हम सबका मार्गदर्शन दिया। ये हम सबके लिए बहुत ही भाग्य का विषय है कि आज के वेबिनार में हमारी जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे एक पूरे कार्यकर्ता के तौर पे काम कर चुके हैं, और सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में ही उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थी परिषद के पदों पर दायित्व उनको मिला है और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने काम किया है। और आपका जो ये आपका जो मार्गदर्शन है, ये हमें ऊर्जा देती है कि आने वाले समय पर भी हम बहुत सारे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से स्टूडेंट्स को और हमारे समाज को और कैसे जागरूक करें और डेवलपमेंट कैसे लाए, इनके लिए हमें ऊर्जा देती है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर और एक बार। और साथ ही आज के इस वेबिनार में हमारे बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथ ही बहुत सारे छात्र छात्राओं जो उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कारगिल विजय दिवस में आपने इस वेबिनार को अटेंड किया और हमारे मुख्य वक्ता को सुनकर आपने उनसे जो मार्गदर्शन लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उस ऊर्जा को लेकर आने वाले समय पर हमारे दीप समूह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई और बहनों। और अंत में मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री सिद्धांत राय शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत जी, धन्यवाद। धन्यवाद पार्थसारथी जी। आज के इस वेबिनार को समाप्त करते हुए मैं अब आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। यह वेबिनार हम हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज में ये उपलब्ध हो जाएगा। आप जब भी इस वेबिनार को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो आपको मैसेज बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। भारत माता की जय।